जय हिंद दोस्तों, टीएलसी में आपका स्वागत है। टीएलसी यानी टीचर्स लर्निंग सेंटर। आपने पिछले वीडियो को अच्छा पसंद किया, कंटेंट भी अच्छे थे। उसी तरह का अगला कंटेंट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस चैप्टर का नाम है पौधों तथा उनके प्रकार। इसमें आप पौधों के बारे में जानेंगे, उनके भागों को जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे और कुछ विशेष प्रकार के पौधे के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है और आप इसमें से स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और ये जो वीडियो है सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए लाभकारी है। यहाँ तक कि जो अभी केवीएस का आने वाला है 5 तारीख से, उसमें भी ये वीडियो लाभकारी होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर एनसीईआरटी का बुक लिया है। जितने भी बातें मैंने इसमें डाली हैं उसका स्रोत है एनसीईआरटी का बुक। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है एनसीईआरटी का निचोड़। निचोड़ मतलब रस होता है। जो बेस्ट आपके लिए होंगे वो मैं दूंगा आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ईबीएस और अन्य प्रकार की क्लास के लिए। उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टीचर्स लर्निंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है https://t.me/tlc/_87। इस चैनल को देख रहे हैं तो आपने हमारे पर भरोसा किया है और इस भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों की विशेषताओं को जानते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी हवा हो गया, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। दिन के वक्त जब सूर्य की रोशनी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात के वक्त ऐसा समय होता है जब सूर्य की किरणें नहीं होती है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ने लगते हैं। दिन के वक्त में तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहाँ आप देख रहे होंगे तस्वीर जहाँ पर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। लेफ्ट साइड की तस्वीर को आप देखें। लेफ्ट साइड की तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि पत्तों द्वारा, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी यहाँ से, यहाँ देखिए, तो पत्तों द्वारा ऑक्सीजन गैस निकल रही है, सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्यावरण से लिया जा रहा है। और यहाँ पर शुगर का मतलब होता है स्टार्च वाला शुगर, जिसको कहते हैं मंड। स्टार्च निकल रहा है और जड़ द्वारा पानी को अवशोषित किया जा रहा है। सेम चीज़ में इसमें देखिए, मैंने तीर के माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास किया। सूर्य की किरण लेता है, जड़ से खनिज तथा जल का अवशोषण करता है, भोजन बनता है शुगर के रूप में और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। चलिए आगे समझते हैं पौधों के भाग तथा उनके कार्य। तो बेसिकली मुख्य तौर पर पौधों के 5 भाग होते हैं। तो यहाँ 5 भाग में से आप देखें, कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से भाग। तो जड़, तना, पत्ता, फूल,
फल। चलिए ऊपर वाले भाग को देख लेते हैं। तो नीचे वाले को रूट कहा जाता है, नीचे वाले भाग को रूट कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को सूट कहा जाता है। याद रखिएगा, नीचे वाले को रूट और ऊपर वाले को सूट कहा जाता है। तो जड़ सबसे नीचे वाला भाग देखिए, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए नीचे वाले को जड़ कहा जाता है। इसके बाद आप पाएंगे तना, और तने के बाद पत्ता, और पत्ते के बाद होता है फूल। इसके अलावे भी कुछ होते हैं, जैसे कलियां होती है, कली, और फिर होता है डंठल, फिर होते हैं कई प्रकार के छोटे छोटे एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य मुख्य भागों की। अब हम क्या करेंगे, पांचों का अलग से इसी में विश्लेषण कर देंगे ताकि आप समझ पाएँ। ये देखिए जड़, तो जड़ क्या करता है, तो जड़ का कार्य है पौधों को सीधा रखने में मदद करना। सीधा रखने का मतलब खड़ा रखने में। यह भूमि से जल को अवशोषित करके विभिन्न तत्वों के बारे में बताता है। जड़ में मुसला या झकड़ा दो प्रकार के होते हैं। अब नीचे देख पा रहे हो, गाजर का जड़ एकदम सीधा है, मोटा है, ये मुसला जड़ है जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आप देख रहे होंगे झकड़ा जड़ है ना। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं गाजर को टैप रूट, और राइट साइड को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। देखिए यहाँ जड़ों में, तो जड़ों में किसके जड़ों में, दलहन तथा तिलहन के जड़ों में। दलहन क्या होते हैं, जिनसे दाल प्राप्त होते हैं। तिलहन क्या होते हैं, तिलहन वो होते हैं जिनसे तेल के लिए फल प्राप्त होते हैं, दाने प्राप्त, जैसे सरसों का दाना, तिल हो गया, अलसी हो गया। इनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठ होते हैं। ये आप देखिए गांठ को, यहाँ पर, यहाँ जो गांठ सब ये सब देख पा रहे हैं, ये सब गांठ, तो इनकी जड़ों में क्या होता है, इनकी जड़ों में होता है राइजोबियम। यहाँ रेजोबियम है, स्पेलिंग सुधार लें, राइजोबियम होता है। और नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं यही है राइजोबियम। अब इसका कार्य क्या है, तो जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन पर्यावरण से मुक्त होते हैं। ये जो राइजोबियम है उसी बिजली को पकड़ता है जो कि नाइट्रोजन के रूप में होता है, और उसे बदल देते हैं नाइट्रेट में। और नाइट्रेट पौधे सीधे तौर पर उपयोग कर सकते हैं, जबकि पर्यावरण से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। अब जड़ भोजन के रूप में बहुत सारे जड़ों को हम लोग खाते हैं। कुछ जड़ों में भोजन जमा हो जाने के कारण ये फूल जाते हैं, जिन्हें भोजन के तौर पर खाया जाता है। कुछ इस प्रकार के जड़ों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि बीट रूट, कैरोट, लहसुन, इसके बाद बीट रूट तो सलजम हो गया, ये सभी जो हैं जड़ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तना यह पौधे का जमीन से ऊपर का भाग है। यह पौधों को सीधा खड़ा रखता है। देखिए जड़ में हमने पढ़ा खड़ा रखने में मदद करता है, रखता नहीं है। इससे होकर जल तथा खनिज का आदान प्रदान होता है। कुछ तनों को खाया जाता है। तने की संरचना की बात करें तो तने में होता है जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ये संवहन उत्तक होते हैं। और यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम जल को लेकर के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तों द्वारा बनाए गए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, इसलिए इसे संवहन उत्तक कहा जाता है। इसके अलावे तने में होती है उसकी कवर, जिसको छाल कहते हैं हम लोग, और इसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा नलिकाएं भी पाई जाती है। ये तना आप देख रहे हैं, तो तना भोजन के रूप में कुछ तनों को खाया जाता है, जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया और प्याज हो गया। तो अब आप कैसे अंतर कर पाएंगे कि कौन सा जड़ है और कौन सा
तना है। तो चलिए मैं तस्वीर को आपको दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे उसको। इस तस्वीर को आप देखिए, जो भी जड़ होगा, जो भी जड़ होगा उसमें इस प्रकार का, यहाँ देखिए इस प्रकार का निकला हुआ रहेगा, नुकीला है कि नहीं। जो भी जड़ होगा उसमें नुकीला निकला हुआ रहेगा। अब ये नुकीला क्या कहा, यहाँ देखिए इस जगह ये नुकीला निकला रहेगा, वो जड़ का प्रकार है। जबकि हल्का सा फाइब्रस रूट रहेगा तो वो हो जाएगा तना का। तना में फाइब्रस रूट पाया जाता है, जड़ में कभी भी फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता है। आपने इसको ध्यान से देखा, देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए है ना फाइब्रस, इसमें देखिए मूसला जड़ है, इसमें झकड़ा जड़ है, मूसला जड़ झकड़ा जड़, मूसला जड़ झकड़ा जड़। तो इस तस्वीर में तना भी है और जड़ भी है। चलिए अब फिर से जहाँ पर हम थे, अब आपने समझा कि तना क्या होता है और जड़ क्या होता है। तो तने को भी हम खाते हैं। चलिए, और एक तना होता है जिसको गन्ना कहते हैं, तो गन्ना को भी हम खाते हैं। अब हम बात करेंगे पत्तों का, तो यह पौधों का रसोई घर है, क्योंकि भोजन यहीं पे बनता है। यह वाष्पीकरण तथा गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। पत्तों के पीछे भाग में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसको रंध्र कहा जाता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। इससे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैस अंदर भी जाते हैं और बाहर भी निकलते हैं। साथ ही अतिरिक्त जल को वाष्पीकरण द्वारा बाहर निकाल, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। यह विभिन्न रंग रूपों तथा आकार का होता है, देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट, पत्ता भोजन के रूप में, हम कई सारे पत्तों को भोजन के रूप में खाते हैं। यह शाकाहारी और सर्वाहारी का भोजन स्रोत है। इसमें साग, पत्ता गोभी, मेथी, धनिया, सहजन, बथुआ इत्यादि खाने योग्य है। हरा धनिया, बथुआ, मेथी साग, हरा प्याज, कड़ी पत्ता, अरबी के पत्ते, मूली के पत्ते, लाल साग, कई सारे पत्ते हैं जिसे हम आज भी भोजन के तौर के रूप में लेते हैं। अब हम बात करेंगे फूल का, तो यह पौधों का जनन अंग है। यह विभिन्न रंग रूपों तथा आकारों का होता है। इनके मकरंद से ही शहद बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प के भाग। पुष्प यानी फूल, तो फूल के भाग को देख लीजिए आप। तो फूल का भाग जो होता है, बीच वाले आप भाग को देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसको पिस्टल कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या कहा जाता है, पिस्टल। हिंदी में यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, स्त्री केसर। यानी ये फूल का फीमेल भाग है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो ठो, यहाँ पर किसको जोड़ा गया है, ये वाला देखिए, इस डंटी का ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको कहते हैं स्टामेन, इसको कहते हैं फिर पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर और स्टामेन ये नर भाग है। तो ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं, इसमें दोनों भाग है। तो इस तरह के इसमें दोनों भाग है, तो इस तरह के फूल को द्विलिंगी फूल कहा जाता है, जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि स्त्री के भाग में कौन कौन सा होगा, तो होगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एक फूल ले लीजिए अड़हुल का, उसको फाड़ के देखिए, आपको हल्के हल्के छोटे छोटे दाने यहाँ पर दिखेंगे। तो ये थे पौधे के भाग। अब जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उसे हम पेटल कहते हैं, और वो दल। तो ये पौधे का रंग बिरंगा भाग है और फूल का भी रंग बिरंगा भाग है। आपसे अगर पूछा जाए कि रंग बिरंगे भाग को एक फूल में क्या कहते हैं, तो ये उसकी पंखुड़ियाँ होती है, इंग्लिश में पेटल कहेंगे या दल कहेंगे। दूसरा, अब नीचे आते हैं उसके हरे भाग को, जो कि कवर के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं सेपल।
सेपल यानी बाह्य दलपुंज, और इसे हम लोग कहते हैं पंखुड़ियों को जो कवर करके रखता है उसे ही हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। और इसके सबसे नीचे आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है डंठल, ये वाला भाग होता है डंठल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है पुष्प में परागन। तो पुष्प में परागन होता है दो प्रकार से, एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। तो चलिए पहले स्वपरागन को जानते हैं। स्वपरागन की स्थिति में पुष्प का जो यहाँ पर ये जो दाना है पुंकेसर, इसको ये मकरंद भी बोल सकते हैं, ये वाला ये उठ करके अपने ही वाले में किसी भी प्रकार से चला जाता है और यहाँ से जाने से ये निषेचित होकर अंडा बनता है, ये स्वपरागन। परपरागन की स्थिति में क्या होता है? परपरागन की स्थिति में मधुमक्खी या कुछ कीटों द्वारा इसके पैरों यहाँ जब बैठता है तो उसके पैर में चिपक जाता है और जब उठ करके दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठता है तो ये हो जाता है परपरागन। परागन कई प्रकार से हो सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ जो शुरुआत वाला भाग है देखिए फिर से एक बार, जिसे पराग कोश कहते हैं, उसमें छोटे छोटे दाने के रूप में परागकण पाए जाते हैं। वही जीव जंतुओं कीटों के पैरों में चिपकते हैं। तो ये ना समझें कि परागन सिर्फ पैरों में चिपकने के द्वारा होता है। नारियल का परागन के बारे में एक बार सीटेट में पूछा गया है, तो नारियल का परागन जल द्वारा होता है। कुछ मवेशियों के पीठ में लटकने वाले कांटे होते हैं, वो कहीं जा कर के गिर जाता है तो उससे भी परागन हो जाता है। कुछ कीड़े अपने साथ ढो कर के ले जाते हैं, पक्षियाँ फलों को चबा करके उगल देती है तो इससे भी परागन हो जाता है। अब हम बात करेंगे परागन के प्रकार। तो परागन के प्रकार हमने बात किया दो प्रकार के, स्वपरागन, परपरागन। अब इसके लिए सहायक सामग्री है, तो कीटों द्वारा हमने अभी मधुमक्खी को दिखाया, दूसरा पानी द्वारा, नारियल से होता, हवा द्वारा। मान लीजिए आपने देखा होगा सिमर का फूल तो जानते होंगे, फिर कॉटन का फूल जिसको कपास कहते हैं, इसमें रुई होता है। तो जब हवा मारी जाती है तो हवा चलती थी, उड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, वहाँ इसका अंकुरन हो जाता है और ये बीज पौधे तैयार हो जाते हैं। तीसरा है पक्षी द्वारा हमने चर्चा किया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर एक घोंघा द्वारा। घोंघा क्या है? धीरे धीरे सरकने वाला एक जीव है। ऐसे में क्या होगा, जो धीरे धीरे सरकेगा तो उसके शरीर से चिपक करके कुछ चीज़ें दूसरी जगह चली जाएंगी और वहाँ पर इससे परागन हो जाएगा। नेक्स्ट है फल। तो फल के बारे में हम बात करेंगे। तो फल क्या है? एक साधारण फल पहले क्या है ये जान लीजिए। तो फल है जो बीजांड था। अब यहाँ देखिए, फिर से देखिए, ये जो बीजांड था ना, यहाँ पर मैं वो दिखा रहा हूँ, ये है बीजांड, है ना, जिसको अंडा से इसके अंदर बीजों के अंदर छोटे छोटे जो दिख रहा है वो क्या होता है? बीजांड बड़ा होकर के फल बन जाता है, वही विकसित होता है तो फल बनता है। फल कितने प्रकार के होते हैं? तो फल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। साधारण फल, गुच्छेदार फल जैसे अंगूर, बहुखंडित फल जिसमें कई सारे टुकड़े लटके हुए हों, जैसे कि आप पाइनएप्पल को ले लीजिए, जैसे संतरे को ले लीजिए, कई सारे टुकड़े उसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार, जैसे शरीफा हो गया, इस प्रकार के फल को बहुखंडित फल कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि फल कैसा होता है। तो फल गूदादार, इसमें गूदा होता है, रसदार, इसमें रसदार रस होता है, स्वादिष्ट, इसका स्वाद लाजवाब होता है, और पौष्टिक भी होता है। तो इस प्रकार अनार, सेब, केला, अंगूर, संतरा, आम, पपीता, तरबूज, अमरूद, अनानास विभिन्न प्रकार के फल हैं। अब हम बात करेंगे विशेष प्रकार के पौधों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सारे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। मैंने कई बार कहा कि सबसे बेस्ट बुक होता है एनसीईआरटी, भले ही इस चैनल पर ना कहा हो, लेकिन हमारे ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में जो कि द इल्यूजन है, उसमें भी हमने कहा है। तो हम 2 चैनल को चलाते हैं, एक द इल्यूजन और एक
टीचर्स लर्निंग सेंटर। ये नया चैनल है, इसमें हमने टारगेट रखा 1000 का अब सब्सक्राइबर का। अब आप सोच रहे होंगे 1000 क्या होता है, तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाने पर अब लाइव क्लासेस को ले पाएंगे। तो अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अच्छी चैनल है, कंटेंट भी अच्छे मिलते हैं उनको, कहिए देख लो, 1-2 क्लास देख लो फिर सब्सक्राइब करना, लेकिन देखो ज़रूर। चलिए हम बात करेंगे रेगिस्तानी ओक की। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा होता है, यानी इसकी लंबाई लगभग 10 फीट होती है, गहरे 300 फुट और पत्तियां बहुत कम होती है, जिनकी जड़ें उनके तने की 30 गुनी लंबाई हो सकती है। जड़ 30 गुना लंबा हो सकता है इस पौधे का। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी भी उस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहाँ के लोग एक पाइप लेकर इसके तने में डाल देते हैं और पानी निकाल करके पी लेते हैं। अब है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा यानी जो पौधे कीड़े मकोड़े मेढक खाते हैं। क्यों खाते हैं? इनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी होती है, उन्हीं को पूरा करने के लिए ये जीवों को, छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी द्विदली वर्ग नेफेंथिसी कुल का कीटभक्षी पौधा है, इसलिए इसे निफेंथिस भी कहा जाता है। एक और प्रकार का कीटभक्षी पौधा है जिसका नाम है सनड्यू। सनड्यू यानी मुखजली। ड्रोसेरा भी इसे कहा जाता है और ड्रोसेरा बर्मानिनी इसका वैज्ञानिक नाम है। अंग्रेजी में इसे सनड्यू कहते हैं। यह एक कीटभक्षी पौधा है। इसका व्यास लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। यह व्यास यानी आप जानिए पा रहे होंगे डायमीटर। यह सबसे तेजी से कीट पकड़ने वाले पौधों में से एक है। इसकी पत्तियां किसी कीट को कुछ ही सेकेंड में मोड़कर लपेट लेती है, जबकि इस जाति के दूसरे पौधों में यह क्रिया मिनटों से लेकर घंटों में होती है। कहने का अर्थ है कि यदि कोई कीड़ यहाँ पर आया तो फटाक से ऐसे करके उसको लपेट करके खा जाता है। अगला देखते हैं। अगला पौधा है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप को डायोनिया के रूप में, डायोनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2, जैसे आप लोग देखे होंगे महिलाओं जो क्लेचर लगाते हैं बाल में, उसी प्रकार का होता है। ये इंटरलॉक कर लेते हैं जीवों को यहाँ पर आने पर और खा जाते हैं। इसमें चिपचिपा द्रव्य पाया जाता है जो जीवों को आकर्षित करते हैं और उसमें चिपक जाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप उत्तरी कैरोलिना तथा दक्षिण कैरोलिना में संयुक्त राज्य के पूर्वी तट पर उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि के मूल निवासी का एक मांसाहारी पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है डायोनिया मस्सीपुला। वर्ग कौन सा है इसका? ये डायोनिया वर्ग का है, जबकि घटपर्णी किसका था? निफेंथिसी वर्ग का था। अब बात करेंगे हम बरगद की। बरगद सबसे पुराना वृक्षों में से एक है। बरगद के सहारा देने वाली जड़ें निकलती है और बरगद में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बरगद की जड़ें ऊपर से नीचे की ओर निकलती है, जो साइड वाली जड़ है, मेन जड़ नहीं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है, इसलिए आप पाएंगे कि बरगद का पेड़ बहुत मोटा मोटा होता है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बरगद। द ग्रेट बनियन ट्री के नाम से जाना जाता है। यह एक विशालकाय बरगद का पेड़ है जो कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में आचार्य जगदीश चंद्र बसु, इसी को बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में सैकड़ों वर्षों से खड़ा है। दुनिया के सबसे विशालकाय पेड़ के तौर पर दुनिया में प्रसिद्ध है। यानी ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, तो ये पेड़ एक ही ठो है, इससे ये बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं, लेकिन जड़ निकल के ज़मीन में इतना बड़ा फैल गया कि ये विशाल लगता है।
अब है खेजड़ी वृक्ष। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया। इसकी विशेषताओं को जानते हैं। इनकी छाल दवा के काम में प्रयोग होती है। किसकी छाल? तो खेजड़ी की छाल। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। यह खेजड़ली गांव के बुजुर्ग लोगों का कथन था। यानी खेजड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। मैंग्रोव की बात कर लें तो मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या आधे खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये डेल्टाई इलाकों, समुद्री तटों के किनारे, नदियों और सागरों के किनारों पाया जाता है। ये जिस जल में मीठे जल और खारे पानी का मिश्रण होता है वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं। यानी समुद्र के किनारे का इलाका, मिट्टी की ओर से सफ़ेद मीठा पानी आ रहा है, समुद्र की ओर से नमकीन पानी होता है। दोनों के मिश्रण पर यह अति उत्तम स्थिति प्राप्त करता है और बहुत ज़्यादा फैलता है। इसका पारिस्थितिकी में बहुत बड़ा महत्व है। यह तटों को स्थिरता प्रदान करता है। बहुत प्राणी, मछली, पक्षियों और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जातियों का निवास स्थल है। उनको सुरक्षा देते, इसमें घुस के रहते हैं। इनकी जड़ें ऊपर होती है। इनकी जड़ें, जो मैंग्रोव की जड़ें होती हैं, ऊपर होती है और ये सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। वहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष होता है। सुंदरी नाम का वृक्ष भी मैंग्रोव का ही जंगल है और उसी के नाम से सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है। अब एक इम्पॉर्टेंट और है चंदन, भारतीय चंदन। आपने पुष्पा फिल्म तो देखा ही होगा, उसमें लाल चंदन की तस्करी की जाती है। तो चंदन वर्षों से सौंदर्य प्रसाधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। इसे बहुत सारे क्रीमों, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है सौंदर्यता के निखार के लिए। भारतीय चंदन का संसार में सर्वोच्च स्थान है और उसमें तो लाल चंदन का तो और बड़ा महत्व है। इसका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व क्या है? बेच करके बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत सारा व्यापार किया जा सकता है इससे। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है। भारत के 600 से लेकर के 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले मलय द्वीप के इसके मुख्य मलय द्वीप में ये पाए जाते हैं और ये उसका मूल स्थान है। चंदन पेड़ की ऊंचाई 18 से लेकर के 20 मीटर तक होती है। परिपक्वता में यानी इसको मैच्योर होने में पेड़ को अच्छा से 8 से 12 वर्ष लगते हैं, जबकि लाल चंदन को 30 साल से ऊपर लगता है। इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्तिकला, साज सज्जा, सामान बनाने तथा अगरबत्ती, हवन सामग्री, सुगंधित तेल, चंदन का तेल भी होता है, चंदन की अगरबत्ती भी होती है, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। 1 मीट्रिक टन लकड़ी से यानी 1000 किलो लकड़ी से 47 से 50 किलोग्राम तक चंदन का तेल प्राप्त किया जा सकता है। पीपल को बात करें, पीपल का पौधा यहाँ गमले में दिखाया, ये ना माने इतने कटी होता है, बहुत बड़ा होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उत्पन्न 3 प्रमुख धर्मों में धार्मिक महत्व माना जाता है। यानी पीपल का अपना ही धार्मिक महत्व है। इसमें लोग जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह। ऐसा माना जाता है कि पीपल को शनिवार को, मंगलवार को जल चढ़ाने से शनि ग्रह से शांति मिलती है। हिंदू और जैन सन्यासी प्रजातियों को पवित्र मानते हैं। कौन सी प्रजातियों को? तो यहाँ वैसे लोगों की प्रजाति जो हिंदू धर्म, जैन धर्म, जो पीपल के पौधे पर विश्वास करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा करने से हमें कुछ प्राप्ति होगी, वो इसे पवित्र मानते हैं और अक्सर इसके तहत ध्यान भी देते हैं। इस पर ध्यान देते हैं, इसका पूजा पाठ करते हैं। इस पेड़ के नीचे ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को, जो कि महात्मा बुद्ध हम लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर? बोध गया के पास।
उड़ीसा, बिहार और हरियाणा का यह राजकीय वृक्ष है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा, बिहार और हरियाणा का राजकीय वृक्ष है कौन सा? तो पीपल। तो बिहार के बोध गया में ही गौतम बुद्ध को पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब हम एक मुख्य पौधा के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, साल, सखुआ या साखू। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। लकड़ी बहुत कठोर होती है, भारी होती है, मजबूत होती है और भूरे रंग की होती है। एक बात और बता दूं, इसमें दीमक नहीं लगते हैं, इसमें घुन नहीं लगता है। इसका प्रयोग दरवाजे, खिड़की के पल्ले, गाड़ी और छोटी नावों, स्लीपर और जहाज बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मजबूत लकड़ी होता है इसका। बौद्ध धर्म में यह बहुत ही विचित्र वृक्ष है, क्योंकि कहा जाता है कि रानी माया ने साल वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था। अब हम देखेंगे सोयाबीन को। तो जब सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तब छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। सोयाबीन क्या है? एक पौधे से प्राप्त हुआ एक फल है, ये फली है। जब सूखता है तो छिटक करके दाने निकल आते हैं और इसी को जब मशीन में प्रोसेस किया जाता है तो सोयाबीन का दूध बाहर कर दिया जाता है और सोयाबीन की बड़ी बनाई जाती है, जो कि एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विष्णु चिंचालकर जी को। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाने में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ख्याति प्राप्त हैं। आप जितने भी तस्वीर को यहाँ देख पा रहे हैं सारे के सारे पत्तों से बनाए गए हैं। कितना सुंदर ये बनाते हैं। विष्णु चिंचलकर भारतीय कला के क्षेत्र में ऐसे नाम हैं जिन्होंने न केवल जीवन बल्कि विश्व को भी कला का माध्यम माना है। प्रकृति को अपना गुरु मानने वाले श्री चिंचलकर की रचनाएं उनके अहन कहे सच को बयां करती है। पेड़ का क्रेज, फली, बीज, टहनी, टूटी टहनियाँ, भुट्टों से बनाई गई कलाकार उन्हें पिकासो के प्रतिरूप मानते हैं। पिकासो क्या थे? एक तस्वीर बनाने वाले चित्रकार थे, तो उनकी तस्वीरें बहुत लाजवाब होती थी। उसी प्रकार का इसका भी तस्वीर लाजवाब है। हम बात करेंगे मधुबनी चित्रकला की। तो मधुबनी चित्रकला में चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, फल फूल, पशु पक्षी, मछलियाँ, मुर्गे, अन्य जीव जंतुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। मधुबनी कहाँ है? बिहार का एक ज़िला है जो कि अपनी पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। आप नीचे देख पा रहे हो क्या लाजवाब पेंटिंग करते हैं ये लोग। अब देखेंगे कौन चीज़ कहाँ से आया, और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कौन कहाँ से आया, यानी मिर्च कहाँ से आया। तो मिर्च पुर्तगाली लोग जब भारत में आए थे अपने साथ दक्षिण अमेरिका से मिर्च भी लाए थे। कौन कहाँ से आया इसका नेक्स्ट है। तो कौन कहाँ से हम आया? बैगन, करेला, सेम, मूली, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर, परवल, ये सब भारतीय मूल के हैं। इसे कहीं से नहीं लाया गया, ये भारतीय हैं। हम बात करेंगे इसी में अगला, गोभी, मटर यूरोप से आया है। फूल गोभी और मटर कहाँ से आया है? तो ये यूरोप से आया है। नेक्स्ट है कॉफ़ी और भिंडी। कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आया है? तो ये अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट है मिर्ची, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया है। और पिछले एग्ज़ाम में जो कि अभी हम सीरीज चला रहे हैं द इल्यूजन पर, उसमें मैंने ये बताया है, ये सवाल को दिखाया भी है। मिर्ची, आलू और टमाटर कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से। अब कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं, है ना, जो मुख्य बातें वो देख लेते हैं। तो मुख्य बातें ये है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल का पकौड़ा खाना अच्छा लगता है। ये मिलान के रूप में दिया गया था एक किताब में, मैंने वहाँ से इसे लिया है। सहजन के फूल को मुनगा भी कहा जाता है। इसके पकौड़ा महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी भी लोगों को पसंद होता है, लेकिन कहाँ के लोगों को? तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो यह फूल आप देख रहे हैं, यह है कचनार। नेक्स्ट है लोह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ।
लोह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ में ऑप्शन में ये था पालक, आंवला और गुड़। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा लोगो देख रहे हैं आप, टीचर्स लर्निंग सेंटर का, जिसे हम TLC भी कहा है, और मैं हूँ जीवन सर। हमने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अंधकार से प्रकाश की ओर आसानी से जा सकते हैं। मैं लगा हुआ हूँ आपकी सेवा में, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने में। आप लग जाइए सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में। PDF प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने शुरू में ही कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ने में इच्छुक हैं, आपको अच्छी सामग्री चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।